नमस्कार। नमस्कार। परमपिता बाबा की जय। जी, आज का विषय है सामाजिक व्यवस्था। प्रगतिशील ब्रज समाज में सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था को जब हम लोग विचार कर रहे हैं, तो थोड़े सा 1-2 मिनट के ब्रीफ में जो मनुष्य जो है, वो क्या है? जैसे देखा जाता है 2 तरह के प्राणी पाए जाते हैं। एक वह है जो कि समूह में रहते हैं, एक वह है जो एकाकी जीवन व्यतीत करते हैं। वो जैसे ही पैदा हुए फिर वो भटकने लगते हैं, वो फिर माँ-बाप के साथ भी नहीं रहते या बहुत थोड़े अल्प समय के लिए माँ-बाप के साथ रहेंगे, बाद में वो अलग हो जाते हैं। तो वो कभी समूह में नहीं रहते। लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं कि वो हमेशा समूह में रहते हैं। जैसे हाथी का एक दल होता है, कुत्ते भी एक समूह में रहते हैं, जो जहाँ एक जंगलों में भी कुत्ते रहते हैं, एक साथ वो समूह में रहते हैं। ऐसे बहुत सारे प्राणी हैं जो समूह में रहते हैं। वही आदमी पर भी डिपेंड करता है। आदमी भी समूह में रहना चाहता है। अब जब समूह में रहेगा आदमी, तो कोई न कोई उसका नेता होगा, कोई न कोई व्यवस्था होगी। तो अब देखिए हमारी जो प्रभुत्व का सिद्धांत है, जो श्री प्रभात रंजन सरकार जी ने दिया, उन्होंने कहा क्योंकि मनुष्य हर समय पर अलग-अलग तरह की मानसिकता से प्रेरित होंगे और वो लोग समाज को दिशा देंगे। दिशा मतलब प्रोग्रेस भी हो सकती है और रिग्रेस भी पीछे भी कर सकती है। तो उसके लिए प्रवृत्त में पूरी समाज चक्र के बारे में श्री प्रभात रंजन सरकार जी ने बताया है। तो उस समाज में जब क्षत्रिय क्षत्रिय गुणों से प्रेरित लोग जब ज्यादा होंगे और वो समाज को आगे बढ़ाएंगे, समाज को नेतृत्व देंगे, तो अपने गुणों के अनुरूप शासन करेंगे, सबको अपने साथ में लेकर चलना चाहेंगे। इसी तरह से जब विप्रयोचित गुणों से लोग जब नेतृत्व में आते हैं, तो अपने अपने ढंग से समाज को आगे लेकर के चलते हैं। ये जो चलने का जो रास्ता है, वो किसी न किसी विचार से होगा, प्रेरित होगा, और उसी विचार से सामाजिक व्यवस्था बनती है। हमने देखा है कि सामाजिक व्यवस्था जो आज है, वो 1000 वर्ष पहले नहीं थी, 10,000 वर्ष पहले और भी कुछ अलग थी। व्यवस्था परिवर्तन होती आई। ये परिवर्तन का हुई कैसे? उन लोगों ने जो समाज का नेतृत्व कर रहे थे, अपने हितों का ध्यान रखते हुए समाज का नेतृत्व किया। हम देखते हैं जो समाज में जो व्यवस्था चली, तो पुरुष प्रधान हमारा समाज बना, तो पुरुषों के हितों की रक्षा ज्यादा की गई। वहीं पर हमारे साथ में स्त्रियां भी साथ में हैं, लेकिन उनके हितों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। उनको सेकंड ग्रेड का बना कर रख दिया गया। और क्योंकि वो व्यवस्था पुरुषों के हाथ में है, तो उन्होंने अपने हितों का ध्यान में रखते हुए एक ऐसी व्यवस्था बनाई, नियम कानून ऐसे बनाते गए, सामाजिक व्यवस्था ऐसी बनती चली गई। उनके अधिकारों को ज्यादा ख्याल ही नहीं किया गया। ये महिलाओं की प्रधानता होती समाज में, तो नियम कानून कुछ अलग तरह से बनते। अब जैसे कि विधवा का विवाह नहीं करना। विधवा तो नहीं चाहती ना कि हम मान ली किसी कारणवश से विधवा हो गई, तो हम दूसरी शादी ना करें। लेकिन सामाजिक प्रेशर इतना ज्यादा रहेगा, और समाज में क्योंकि उसको रिलीजन से जोड़ देंगे, अब उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे कि रिलीजन से जोड़ देंगे, तो उसके बाद से उसको क्या है, पूरा अपना जीवन एक अलग तरह से, एक अलग तरह का खान पान रहेगा, अलग तरह के कपड़े होंगे, पहनावे होंगे,
उसके अंदर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे और वैसा जीवन वो जीने के लिए पूरे काल के लिए विवश हो जाती है। लेकिन ये पुरुषों के लिए नहीं है। ये पुरुष की स्त्री नहीं रहती है, वो दूसरा विवाह कर सकता है, वहां पर ऐसे नियम नहीं बनाए गए। इसी तरह से अभी कुछ कुछ वर्षों पहले तक एक प्रथा थी, सती प्रथा। यदि पति की मृत्यु हो जाए तो साथ में स्त्री को भी, क्योंकि साथ साथ उसको जाना है स्वर्ग या नर्क, जो भी जहां भी उसको जाना है, तो साथ साथ उसके रहना है, तो उसको भी जलाया जाता था। हालांकि इसका बहुत विरोध हुआ बाद में, जब इंसान बहुत जागरूक होता है तो ऐसी व्यवस्थाओं का विरोध होता है, तो वो प्रथा बंद हो गई। तो ये सामाजिक व्यवस्था, तो सामाजिक व्यवस्था में जो आज से 100 वर्ष पहले जो लोगों को अच्छा लगता होगा कि हाँ ये सती प्रथा अच्छी चीज है, लोगों ने अच्छा है तभी तो उसको आगे लेके चल रहे थे उस व्यवस्था को, या विधवा का विवाह नहीं होना चाहिए, या जो भी स्त्री है उसके उसको संपत्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए। व्यवस्था हजारों वर्षों से चली आई, क्योंकि पुरुष प्रधान हमारी सामाजिक व्यवस्था थी, तो स्त्रियों को कोई अधिकार की जरूरत नहीं है। स्त्री को ना अपने माँ बाप के यहाँ से कोई अधिकार मिलेगा, ना अपने पति के पास कोई अधिकार मिलेगा। हाँ, उसके यदि पुत्र होते हैं, पुत्री होती है, पुत्री को तो खैर नहीं मिलेगा, पुत्र होगा, उसको उसका अपने पिता की जो संपत्ति है उसमें उसको हिस्सा मिल जाएगा। तो ये व्यवस्था कई सौ वर्षों तक चल रही थी। अभी भारतीय संविधान ने स्त्रियों को बराबर का हक दिया, लेकिन इसके पहले जब व्यवस्था चल रही थी, हजारों वर्षों से चली आ रही थी, तो लोगों को तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगता था, बोलते थे सब कुछ ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में, हमारे उस जगह पर उस महर्षि ने इस तरह की बात की है, तो बात ठीक है। जैसे आज भी बहुत सारे ऐसे धर्म है, मजहब है, जहाँ पर कहा जाता नहीं, जो उसमें कह दिया गया वो तो भगवान अल्लाह ने कह दिया, तो उसको सबको मानना होगा। लोग मानते चलते भी, उनको वो चीज अच्छी लगती है, भले ही जो उससे जुड़े हुए लोग नहीं है, जब उन बातों को लोग देखते हैं तो उनको नहीं अच्छा लगता। लेकिन क्योंकि उनके अंदर ऐसी आस्था और मान्यता दे दी गई और उसको धर्म के साथ जोड़ दिया गया, तो एक अलग चीज दिखाई पड़ती है। इसी तरह से मान लीजिए, हमने पिछले बार भी एक उदाहरण दिया था जब हम अपराध के बारे में बात कर रहे थे, कि जैसे सुसाइड, आत्महत्या, इंग्लैंड में आत्महत्या को, जो आत्महत्या कर रहा है वो भी अपराधी है, जो उसको प्रेरित कर रहा है वो भी अपराधी है। ये व्यवस्था कहाँ से आई? क्योंकि वहाँ क्रिश्चियनिटी उनका एक धर्म है जिसको मानकर चलने वाले वहाँ के लोग हैं। क्रिश्चियनिटी में आत्महत्या को, सुसाइड को बहुत बुरा माना गया है, इसलिए वहाँ पर ऐसे कानून बनाए गए कि जो आत्महत्या कर रहा है वो, जिसने की वो भी उसने अपराध किया, जो उसको उकसाता है आत्महत्या करने के लिए वो भी अपराधी होता है। वही चीज भारत में, जब वो भारत में नियम कानून बनाए तो उन्होंने भी इसको अपराध की श्रेणी में रखा। लेकिन भारतीय समाज में जो आत्महत्या कर रहा है उसको अपराध नहीं, उसको अपराधी नहीं माना गया, लेकिन जो उकसा रहा है उसको अपराधी माना जाता है। इसके ठीक विपरीत जापान में जो आत्महत्या करता है उसको अपराधी नहीं माना जाता है। वहां पर आत्महत्या के लिए कोई अपराध है ही नहीं। तो एक सामाजिक व्यवस्था हो गई ना, वहां के लोग सभी तो मनुष्य हैं, चाहे जापान हो, इंडिया हो, इंग्लैंड हो, एक ही तरह के मनुष्य सब लोग हैं, सबका मन एक जैसा ही होता है। लेकिन जो सामाजिक धार्मिक वातावरण है उससे हम प्रभावित होकर के हम उन्हीं चीजों को, जिस वातावरण में रह रहे हैं उसको मान बैठते हैं और उसके हिसाब से सामाजिक विचारधारा चलती है। अब हम अपने समाज की बात करते हैं। हम सभी लोगों को मालूम है कि मानव मानव में भेद नहीं है, फिर भी हम जाति व्यवस्था को मानकर चल रहे हैं।
इससे निकलना नहीं चाहते। ऊपर से कभी हम लोग बोल भी दें कि नहीं हम जाति व्यवस्था को नहीं मानते, लेकिन अंदर से तो मानते हैं। ऊपर से हम लोग कहते हैं, जब कहीं इसका टेस्ट लेना पड़े तब आदमी को घबराहट होती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते। इसी तरह से छुआछूत की भावना वो भी समाज में चल रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन भावना तो है। तो ये भावना किस तरह से जड़ कर गई हमारे समाज में, तो हम देखते हैं पुराने समय में कभी राजा महाराजा हुए, उनकी जो भावना थी, या जो इसमें खास करके जिम्मेदार विपरीत गुणों वाले लोगों ने जब नेतृत्व किया, तो अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए उन्होंने दूसरों को छोटा बनाया। उन्होंने एक व्यवस्था दी जिससे कि उनको हमेशा श्रेष्ठ माना जाए, और उसमें फिर उन्होंने धर्म को भी जोड़ दिया, क्योंकि समाज में रहने वाले लोग कुछ विशेष आस्था को मानने वाले लोग थे, वहां सब लोग उस बात को मान रहे थे। तो सब लोग उस बात को मानते थे, तो उस तरह से उस व्यवस्था को उन्होंने जोड़ लिया। तो एक सामाजिक व्यवस्था बन गई। अब प्रश्न ये है, ये जो सामाजिक व्यवस्था होनी कैसे चाहिए, मूल प्रश्न ये है। हम लोग इसलिए तो जो समाज में जो व्यवस्था चल रही है, क्या वो व्यवस्था सही है? इसको हम कैसे, किस मापदंड से इसको समझा जाए कि जो व्यवस्था चल रही है वो व्यवस्था सही है नहीं है? तो यदि हम एक धर्म के या कुछ शास्त्रों के मापदंड से इसको यदि नापेंगे, हो सकता है सब कुछ सही चल रहा है। कुछ लोग हैं जो अभी भी कहेंगे कि नहीं, तो हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, हम तो उसको मान के चलेंगे, क्योंकि ये उनको सूट करता है, और सूट भी करता है, और वो उस जगह पर बैठे हुए हैं जहां पर कि अपने आप को सुरक्षित मानते हैं, उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये भी एक बात है ना, कोई उनको चैलेंज नहीं करता, क्योंकि उनके विचारों से लोग प्रभावित हैं और उनकी बात मानते रहेंगे। तो सामाजिक व्यवस्था क्या अपने आप में अल्टीमेट है? तो हम देखते नहीं। सामाजिक व्यवस्था अपने आप में कोई अंतिम चीज नहीं है, क्योंकि ये परिवर्तनशील है, और समाज में जिस तरह के मनुष्यों का नेतृत्व रहा है, जो समाज को हावी रहे हैं, उन्होंने अपने अपने ढंग से समाज में विचार रखे हैं। अब जैसे जब राजतंत्र चलता था, राजा होते थे, तो एक विचार हुआ, नहीं नहीं, राजा तो भगवान का ही दूसरा रूप है। और क्योंकि राजा की बात को सबको मनवाना है, तो उनका नहीं, राजा तो खुद भगवान है और वो भगवान का रूप है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, उसकी कही हुई बातों को कोई काट नहीं सकता, वो सुप्रीम हो गया। उस व्यवस्था को लेकर के बहुत सारे अन्याय भी हुए, लेकिन कोई नहीं कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए थी ना, क्योंकि और कोई व्यवस्था नहीं है। तो अब राजा को कौन गाइड कर रहा है? उसका मंत्री कर रहा है। मंत्री के अंदर एक अलग तरह की क्षमता है, तो मंत्री से कितना वो इन्फ्लुएंस हो रहा है। और हमने तो देखा है कि हम जब अपने युवा काल में हम एक बार नेपाल गए थे, उसमें वहां का राजतंत्र चलता था, तो हमने देखा वहां हर दुकान में राजा और रानी की फोटो रहती थी, और कंपल्सरी था, यदि कोई दुकानदार उस राजा रानी की फोटो अपनी दुकान पे नहीं रखेगा तो उसको ऊपर दंड लग जाएगा। ये व्यवस्था क्यों हुई? क्योंकि राजा रानी को भगवान का दूसरा रूप माना गया, और ऐसा करके पूरे समाज में अपना कंट्रोल बना के रखे हुए, नियंत्रण बना के रखे हुए। ये बड़ी सोची समझी
एक साजिश के तहत होता था। हमारे यहाँ और भी राजाओं को सबको इंद्र भगवान का अवतार ही माना जाता है। और जो हमारे गणेश जी हैं, गणेश जी भी तो वही है ना, गणपति, लोगों के राजा। तो लोगों के राजा हैं, तो हर एक जो राजा है वो गणेश है। तो गणपति का फिगर कैसा हो, एक बार इस पर गुरुजी चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि ये गणेश की मूर्ति ऐसी क्यों बनाई गई। तो एक कल्पना की गई। कल्पना में ये हुआ कि भाई गणेश जी जो हमारा राजा होगा तो कैसा होगा, एक कल्पना करें। तो सबसे बलशाली जो जीव है जो इस समूह में रहता है वो है हाथी। उसका सर हाथी की तरह होना चाहिए, मतलब उसके अंदर हाथी की शक्ति होगी। एक राजा की हम कल्पना कर रहे हैं। उसका पेट कैसा होना चाहिए, जो खाने पीने घर के लोग होते हैं फूला हुआ बड़ा पेट होता है, क्योंकि वो एक समृद्ध होने की निशानी है कि उसको आराम से खाने के लिए बहुत कुछ मिलता है। तो समृद्धशाली राजा है, इसलिए उसका पेट फूला होगा। उसको खाने को क्या मिलेगा, तो उस जमाने में लड्डू होता था, काजू कतली सब नहीं होती रही होगी। काजू तो इंडिया में खैर पुर्तगीज लेके आए थे, उसके पहले तो काजू इंडिया में होता ही नहीं था। ये तो यहाँ का फल, वो मेवा भी नहीं है। तो चना हमारे यहाँ पहले से होता रहा होगा, तो चने के लड्डू बनेंगे, वही एक सबसे अच्छा भोजन है। तो गणेश जी लड्डू खाएंगे, मतलब जो हमारा राजा है सबसे अच्छी चीज खाएगा, तो वो क्या हो गया, लड्डू हो गया। तो हमारा जो दुश्मन है वो कैसा होगा राजा के सामने, वो चूहे की तरह होगा, वो उनके पैरों पर रहेगा हमेशा। तो राजा बलशाली होगा और उसके जो दुश्मन है उसके सामने चूहे की तरह रहेंगे, बिल के बिल में भाग जाएंगे, ये करेंगे। ऐसी कल्पना करके उन्होंने गणेश जी की एक व्यवस्था दी, उनको भगवान का रूप दिया। ये कुछ नहीं था, ये केवल राजा की प्रतिष्ठा को लोगों के मन में बैठाने के लिए एक और इसके ऊपर बहुत सारे गीत लिखे जाएंगे, श्लोक लिखे जाएंगे, मंत्र लिखे जाएंगे, सब कुछ होगा। तभी तो उसकी लोगों के अंदर एक मान बढ़ेगा। ये जो व्यवस्था है इस समाज में जो लोग हैं वो उसका निर्धारण करते हैं। लेकिन हमने कहा ये जो सामाजिक व्यवस्था है हमेशा बदलती भी रही, और इसलिए समाज में नए नए तरह के कानून बनते रहे। तो अब खास करके जो ब्रज क्षेत्र में जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है सामाजिक व्यवस्था, उसमें जात पात और छुआछूत, ये दोनों चीजें बड़ी अहम है। हमारे प्रौद्ध की व्यवस्था में हमारा तो नारा है, मानव मानव एक है, मानव का धर्म एक है, जात पात की करो विदाई, मानव मानव भाई भाई, एक चूल्हा एक चौका एक है मानव समाज, और विश्व के नैतिकवादियों एक हो एक हो। ये तो हमारा अपना नारा है। अब इस नारे से ही पता चलता है कि हम किस तरह की सामाजिक व्यवस्था में चाहते हैं। हम हर मनुष्य का मान चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं। हर मनुष्य के गुण में थोड़ा अंतर हो सकता है, उनकी प्रतिभाओं में भेद हो सकता है। किसी के अंदर शारीरिक बल ज्यादा होगा, किसी के अंदर बौद्धिक बल ज्यादा होगा, किसी के अंदर कुछ और होगा। अलग अलग प्रतिभा के लोग हो सकते हैं, लेकिन वो मानव रूप में यदि पैदा हुआ है उसका मान सम्मान बराबर होना चाहिए। इस बात को प्रौद्ध सामाजिक व्यवस्था में बहुत मान देता है। अभी तक दुनिया में जितने भी दंड व्यवस्था बनाई गई, जितने भी संविधान बनाए गए, या जो भी एक समाज को चलाने की संरचना की गई,
उसमें सामाजिक व्यवस्था को ही, जो वहां की सामाजिक व्यवस्था थी, उस पर ही जोर दिया गया और वो समाज के लिए लोगों के मानने के लिए उसको बाध्य कर दिया गया। उससे मानव समाज का बहुत नुकसान हुआ है, अभी तक हो रहा है। फ्राउड कहता है ये जो सामाजिक व्यवस्था है इसका आधार मानवीय मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए। ये पहली बार किसी ने इस तरह की बातों को कहा है कि हमारा जो भी नियम कानून, जो भी पैनल कोड कुछ भी बनेगा, उसका आधार मानवीय मूल्यों के ऊपर निर्धारित होगा। ये मानवीय मूल्य होते क्या हैं? हमारे चर्याचर में पंचदशशील की व्यवस्था है, उसमें बोला गया कि हमको कैसे रहना है। उसमें दया, क्षमा, करुणा, मैत्री, सेवा, इन बातों को बारे में बताया गया है। ये जो कार्डिनल ह्यूमन वैल्यूज इसको बोलते हैं, जो मानव के गुण हैं, जो कि मानव को मानव बनाते हैं, देवता बनाते हैं, उन पर आधारित समाज के नियम बने और उन पर आधारित समाज की व्यवस्था बने। समाज में जो सामाजिक तौर से जो चले वाली चीजें हैं, उनको मानवीय मूल्यों की कसौटी से देखा जाएगा। यदि उसमें खरे उतरते हैं तब तो ठीक व्यवस्था है, यदि उसमें खरे नहीं उतरते तो उस व्यवस्था को हमको छोड़ना होगा और नई व्यवस्था को लेकर आना होगा जो कि मानवीय मूल्यों के अनुरूप होंगी। इस बात पर फ्राउड जोर देता है। इसीलिए हमने कहा हमारे जो नारा है, इस प्रकार के नारा है जो और जगह वो नारा कहीं दिखाई नहीं पड़ता। ये जो मानवीय मूल्यों की बात क्यों हम कर रहे हैं? हम देखते हैं जो मनुष्य का मन है, तो हम पशुओं से ऊपर हैं। अपने को पशु मतलब जो पासों से बद्ध है उसको पशु बोलते हैं। अष्टपास, वो अपनी वृत्तियों के द्वारा चलता है। पशु का मतलब ये हो गया। तो उनकी जो भी वृत्तियां भगवान ने जिस तरह की उनको मन दिया है, वो उसमें चेंज नहीं कर सकता। उन वृत्तियों के द्वारा ही वो संचालित होता है। उसको खाना पीना रहना, जो भी रिप्रोडक्शन की व्यवस्था, जैसे जैसे उसके अंदर से कंप्यूटर में जैसे एक हमने लॉजिक दे दिया, उस लॉजिक से वो चलता रहेगा। वो भगवान का जो लॉजिक है उसके हिसाब से प्रोसेस चलता रहता है। मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है। मनुष्य के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो कि वो अपने वृत्तियों के अनुरूप चलता है, लेकिन अपने वृत्तियों को नियंत्रित करके उसके विपरीत चलने की भी उसके अंदर कुव्वत है, ऐसी क्षमता उसके अंदर है। जैसे झगड़ा हो जाएगा तो हिंसा करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, वो हमारे अंदर वृत्ति है ना, तो जानवरों से तो आई है। या कुछ भी ऐसी बात होगी तुरंत हमको रोष प्रकट होगा। लेकिन यदि इन वृत्तियों पर हमारा थोड़ा नियंत्रण हो जाए तो हम क्या होगा, धैर्य रखेंगे, संयम रखेंगे और अलग अलग तरह से अपने आप को दूसरों के सामने रखेंगे। तो ये जो भावनाएं कब पैदा होती हैं आदमी के अंदर? तो फ्राउड के सिद्धांत के अनुसार ये जो मन की अवस्था है, मन की अवस्था एक होगी भौतिक स्तर की, एक हो गई मानसिक स्तर की, एक मानसिक आध्यात्मिक स्तर है और एक आध्यात्मिक स्तर है। तो मानसिक में जो मनसा आध्यात्मिक स्तर है, वहां पर इन भावनाओं का जन्म होता है कि कोई कष्ट में है उसकी सेवा कर दो, मन में करुणा जग रही है उसकी सेवा कर दो। अच्छा, किसी ने थोड़ी गलती कर दी, अरे नहीं, क्षमा कर दो, सुधर जाएगा। मान लीजिए हम क्षमा नहीं करते हैं तो क्या करते हैं, तो हम उसको बहुत दंड देंगे, तो दंड की व्यवस्था में क्या होगा,
उस दंड से उसकी जो भावना है और बढ़ जाती है, क्राइम अपराध करने की बोध उसके अंदर और बढ़ जाता है, वो बदले की भावना से और काम दूसरे काम करता है। यदि हमने उसको उस समय उसकी भावना को देख करके क्षमा कर दिया होता तो शायद ऐसा वो नहीं करता। दूसरा एक चीज और भी है, जो हमारी न्यायिक व्यवस्था अभी तक जहां तक चल रही है, जिसको दुनिया मानकर के चलती है, वो ये देखती है कि इसने चोरी की, इसने डाका डाला, उसने ये किया वो किया, केवल इन बातों पर ध्यान दिया जाता है। किन परिस्थितियों से ऐसा किया गया और उसके अनुरूप हमारी दंड की व्यवस्था हम नहीं करते। जैसे मान लीजिए किसी ने बहुत भूख लगी थी, बेचारा 1-2 दिन से भूखा था, उसने देखा कि कहीं पर कुछ अनाज पड़ा हुआ है, तो उसने चुरा करके खाने की कोशिश की। अब उसका अपराध और एक दूसरे आदमी का अपराध की केवल चोरी बस वो कुछ सामान लेकर के, किसी का सामान संपत्ति लेकर के अपने पास लेके आ रहा है, दोनों के अपराध में बहुत अंतर है। लेकिन दोनों चोरी तो हम नहीं मान सकते ना। तो यहाँ पर जो सामाजिक व्यवस्था यदि ठीक नहीं है तो आदमी चोरी करने के लिए विवश है। ऐसा क्यों होना चाहिए कि एक आदमी के पास में खाने के लिए बहुत कुछ था और एक आदमी के पास खाने के लिए नहीं था, तो इसलिए उसको विवश होना पड़ा। तो ये दोष तो समाज का है, उस व्यक्ति का दोष कम है। तो यदि हम सामाजिक व्यवस्था ठीक रखते तो वो आदमी अपराध नहीं करता। तो ये हम उदाहरण स्वरूप इन बातों को कह रहे हैं। तो सामाजिक व्यवस्था में इसलिए हम हमारे प्रवृत्ति के सिद्धांत में है, सब हर एक व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति। न्यूनतम आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं? भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, शिक्षा, आवास, ये पांचों जो आवश्यकताएं हैं, तो हम उसका एक मिनिमम स्टैंडर्ड बना करके समाज में हम सभी को उपलब्ध कराएंगे। ये प्री रिक्विजिट है, ये हमारे व्यवस्था की सबसे पहली सीढ़ी है, ये हमको करना ही होगा। यदि हमने ऐसा कर दिया तो हमने समाज के लिए क्या एक सुंदर व्यवस्था दे दी। तो हमने उसमें मानवीय मूल्यों का क्या हो गया, मानवीय मूल्यों से हमने उस चीज को देखा कि हर एक मनुष्य को इन चीजों की आवश्यकता है। सामाजिक दृष्टि से अभी तक ऐसे नियम कानून कभी बनाए नहीं गए कि हर एक आदमी को इस तरह की चीजें दी जाए। इसीलिए संविधान में इस तरह की व्यवस्थाएं कहीं नहीं की गई, कहीं भी किसी भी संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं की गई। लेकिन प्रौद्ध मानवीय मूल्यों को लेकर आगे चलने वाली सिद्धांत है, इसलिए इस बातों का उसमें ध्यान रखा जाएगा और किया गया है कि हमारी जब भी व्यवस्था होगी तो सामाजिक व्यवस्था को परखने के लिए मानवीय मूल्यों का की कसौटी पे देखा जाएगा। यदि वो खरा उतरता है तब तो उस व्यवस्था को हम लेकर चलेंगे, यदि खरा नहीं उतरता तो उस व्यवस्था को वहीं समाप्त कर दिया जाएगा। ये हमारी सामाजिक व्यवस्था होगी। इसमें जो भ्रष्ट समाज में हम यही चाहें, जो हमारे बहुत सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं उसमें जैसे हमने पहले बोला, नारी के प्रति उत्पीड़न, उसको सबॉर्डिनेट मतलब उसको दूसरे दर्जे का घर में स्तर उसको मिलता है। बाबा इस बारे में एक जगह बता रहे हैं, कोऑपरेशन के बारे में बाबा एक जगह चर्चा करते हैं तो बोलते हैं कि अभी तक की जितनी भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं चल रही हैं या समाज में व्यवस्थाएं चल रही हैं, बाबा बोलते हैं उसका उन्होंने नाम दिया सबॉर्डिनेटेड कोऑपरेशन। सबॉर्डिनेटेड कोऑपरेशन मतलब एक साहब है, साहब के नीचे छोटा साहब है, उसके नीचे वो है, उसके नीचे चपरासी है, एक ये व्यवस्था होगी। घर में भी एक घर का मालिक है, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, फिर वो है, एक व्यवस्था हो गई। इसको बोलते हैं सबॉर्डिनेटेड कोऑपरेशन। आपस में कोऑपरेशन तो है लेकिन एक बड़ा है और एक छोटा है। बाबा ने बोला ये व्यवस्था ठीक नहीं है, और बाबा ने एक नया शब्द दिया उसके लिए। वो कहते हैं
कि चाहे हमारा समाज हो, चाहे हमारा परिवार हो, परिवार के लिए भी वही बोलते हैं, होना चाहिए कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन। कोऑपरेशन रहेगा लेकिन कोऑर्डिनेटेड रहेगा, सब एक दूसरे से मिलजुल करके सहयोग करके आगे बढ़ेंगे। अब ये देखिए, जैसे मान लीजिए जो आदमी ऑफिस में काम करता है, जो कहीं भी किसी संस्थान में काम करता है, वो इस बात को महसूस कर पाएंगे कि जब वो उसको बॉस के कहता है कि तुम ये काम करो या तुमको ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि बॉस का उस अधिकार बना हुआ है, वो अपने अधिकार का प्रयोग करके जब बोलता है, तो जो उसका सबऑर्डिनेटेड पर्सन है, जो उसके अधीन में काम करने वाला आदमी है, उसकी मानसिक स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है। तो क्या बोलता रहता है, हमको ऐसा करता रहता है, नहीं करेंगे, देखा जाएगा, मतलब ऊपर से तो ना नहीं कह सकता, अंदर ही अंदर वो उसको ना कहता है। और यदि उसका बस चले तो वो अपने ढंग से अलग तरह से काम करने की बात करता है। सब लोग नहीं, लेकिन अधिकतर लोग, कोई नहीं चाहता कि मेरा कोई मालिक बन जाए। सब चाहते हैं कि मैं अपने आप में अपना मालिक रहूं। हालांकि अपने आप से सब लोग काम करने लग जाए तब भी व्यवस्था नहीं चलेगी। तब भी मान लीजिए हर एक आदमी सोचे कि हम ही मालिक हैं और हर एक आदमी अलग अलग रास्ते पर चलेगा, तभी व्यवस्था नहीं चलेगी। इसीलिए सबऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन की व्यवस्था हर जगह रही कि हम किसी एक को बड़ा मान लेते हैं और उसकी अधीन होकर के सबको सब लोग उसकी बातों को मानने के लिए विवश होते हैं, और उससे एक सामाजिक व्यवस्था अभी तक चली आ रही है। उसके कुछ दोष हैं, क्योंकि ये व्यवस्था सभी को सूट नहीं करती और उसकी वजह से मन में असंतोष रहता है, स्ट्रेस रहता है, मानसिक तनाव में आदमी रहता है। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, ज़्यादा प्रेशर है और बॉस का ज़्यादा प्रेशर रहता है, उन लोग से आप ये मिलेंगे, पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि, और यही कारण है कि वो लोग जब घर में अपने घर आते हैं तो सब झुंझला करके एक दूसरे को गाली गलौज करके बातें करते हैं, अपना फ्रस्ट्रेशन घर में निकालते हैं या गली मोहल्ले में निकालते हैं, कहीं भी कुछ हो जाएगा, क्योंकि वो किसी ने उनको जलील किया हुआ है। उसका बॉस हो सकता है, बॉस को कुछ कर नहीं सकते क्योंकि रोजी रोटी का सवाल है, वो मालिक है वहां पर। तो हम वो जो अंदर जो स्ट्रेस है वो हम अपने परिवार में निकालते हैं, गली मोहल्ले में निकालते हैं और समाज में असंतोष फैला रहता है। ये समाज एक, ये भी एक है तो सामाजिक व्यवस्था, लेकिन इस व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा। तो प्रौध के प्रणेता श्री प्रभात रंजन सरकार जी ने कहा कि जो सामाजिक व्यवस्था होगी, चाहे वो परिवार हो या परिवार के बाहर हो, वहाँ कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन के अनुरूप नियम कानून बनेंगे और उसके अनुरूप लोग काम करेंगे। एक मालिक नहीं होगा। इसीलिए हमारे यहाँ किसी भी फैक्ट्री में कहीं भी कुछ काम करने के लिए कोऑपरेटिव की व्यवस्था दी गई है, सब उसके मालिक हैं। कोऑपरेटिव में क्या, जो भी उसके मेंबर हैं, जो भी वहाँ काम कर, सब उसके मालिक हैं। लेकिन किसी एक के हाथ में व्यवस्था इसलिए देते हैं कि उनको लगता है कि उसकी बुद्धि हम लोगों से ज्यादा है, या हो सकता है कुछ समय के लिए उसके हाथ में दे दी, कुछ समय के बाद में किसी और के हाथ में दे देंगे, ऐसे रोटेशन में भी काम चलता रहेगा। तो मनुष्य को मानसिक तनाव नहीं रहेगा। ये एक सामाजिक व्यवस्था का भाग था और ये बहुत सुंदर व्यवस्था, जो लोग इस बात को समझेंगे, थोड़ा भी मन में महसूस कर पाएंगे, तो उनको लगेगा कि हाँ, ये व्यवस्था, इससे अच्छी सुंदर व्यवस्था तो हो ही नहीं सकती। हम पहले बात कर रहे थे कि मनुष्य अलग अलग मानसिक स्तर, आदमी का जो मानसिक स्तर है, जैसे एक मानसिक स्तर है जब मन का स्तर बहुत छोटा होता है, मनुष्य केवल अपने बारे में सोचता है, अपनी सुरक्षा, अपने लिए संपत्ति, अपने लिए सब कुछ। मन की एक वो अवस्था है, लेकिन मन की उस अवस्था से जब वो ऊपर ऊपर चलते लगता है, तब उसके अंदर जो ह्यूमन वैल्यूज है, उसकी भावना उसके अंदर जगने लगती है कि नहीं नहीं, खाना भूख हमको ही नहीं लगती, सबको लगती है। नहीं, आराम तो मजदूरों को नहीं, हमें भी करना की जरूरत पड़ती है, मजदूरों को भी करनी पड़ती है। नहीं तो लोग मजदूर को एक बार बैठा लेते हैं, कहते नहीं 8 घंटा तक तुमको काम करना पड़ेगा। खुद कभी काम नहीं करेंगे उतना, लेकिन मजदूरों से उतना काम करवाने की कोशिश करते रहते हैं।
और तो वो जो मानवीय भावना जब आदमी के अंदर जगती है तो मनुष्य का मानसिक स्तर ऊंचा हो गया है। यहाँ पर प्रभात रंजन सरकार जी कहते हैं कि जो आदमी पशु था, पशु से धीरे 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 आदमी मनुष्य बनता है, और एक स्थिति आने पर उसका मानसिक स्तर और आध्यात्मिक स्तर के पास में जब पहुंचता है तो वह मनुष्य देवता बन जाता है। वो उसकी एक यात्रा है, मनुष्य की यात्रा है कि आदमी पशुता से मानवता की तरफ आएगा और मानवता से वो देवता की तरफ जाएगा, और ये उसकी स्वाभाविक स्थिति है। ऐसा नहीं उसके लिए उसको कोई कष्ट होगा ऐसा सोचने के लिए नहीं। आदमी को कष्ट कब होता है? आदमी संसार के जो पसरे में कब पड़ गया? वो तब पड़ता है जबकि वो सांसारिक प्रपंच में जो मानसिक जो छोटे स्तर पर ही आदमी जीवन जीता है तो आदमी परेशान रहता है। लेकिन जैसे जैसे मानसिक स्तर उसका बढ़ता है, विकास होता है, तो उसको क्या होगा? वो उसका जीवन बहुत सरल होता है, बहुत स्वाभाविक रूप से बहुत सहृदय हो जाएगा। लोगों हर एक में क्यों उसको अपना दर्द, दूसरों का दर्द भी वो समझने लगेगा। तो दूसरों के लिए सुख सुविधा के बारे में पहले ख्याल करेगा, अपने लिए कम ख्याल करेगा। ऐसे लोग समाज में पैदा हुए हैं, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। ऐसे समाज में लोग होते हैं। और लेकिन एक ही बात की कमी रह गई है, ऐसे लोगों के पास में नेतृत्व नहीं रहा अभी तक। ऐसे लोगों को लोगों ने पूजना तो शुरू कर दिया। बहुत लोग, बहुत जगह ऐसे जब देवता तुल्य पुरुष हो जाते हैं तो उनकी लोग पूजा भी करने लगते हैं, उनको मान सम्मान देते हैं। लेकिन उनके नेतृत्व अभी तक स्वीकार नहीं किया है। उसके लिए फिर हम वो सामाजिकता में आ जाते हैं। हालांकि ऐसे लोगों की संख्या समाज में ज्यादा नहीं होती, लेकिन ऐसे लोगों के कुछ लोग भी यदि समाज में हैं तो उसका प्रभाव पूरे समाज में बहुत पॉजिटिव रहता है। व्यवस्था बहुत सुंदर रहती है। वो इस मामले में बहुत संतुलन बना करके चलता है। तो जो प्रौद्योगिकी की व्यवस्था है, तो हमारा जो प्रशासन है, जो लोग निर्णय जो ऊपर के शीर्ष स्थानों पर जो बैठेंगे वो लोग कौन होंगे? वो देवता तुल्य लोग होंगे। नेतृत्व हम किसको देंगे? किसको देंगे? देवता तुल्य लोगों के लिए देंगे। ये मानवीय मूल्य सामाजिक मूल्यों से ऊपर हैं, और उन मानवीय मूल्यों के आधार पर हम समाज की संरचना करेंगे और समाज को आगे बढ़ाएंगे। प्रगतिशील ब्रज समाज में भी क्रोध की व्यवस्था आने पर, जैसा कि हमने पहले कहा, हमें इन जो सामाजिक व्यवस्था चल रही है इसमें आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी। उसमें खास करके जो भेदभाव की व्यवस्था है, चाहे वो लिंग के आधार पर हो या जन्म के आधार पर हो, इन दोनों व्यवस्थाओं को मिटाना होगा, और वही एक अच्छी सामाजिक व्यवस्था होगी। और हम विश्वास करते हैं ये बातें जब लोगों के अंदर पहुंचेंगी तो लोग इसको बहुत पसंद करेंगे कि हमारा समाज कैसा हो। इसकी कल्पना कभी कभी लोग कहते हैं ये राम राज्य होगा तब ऐसा होगा। वास्तव में ये सही बात है, लेकिन राम राज्य करने के लिए नेतृत्व भी तो राम जैसे लोगों के पास में आना चाहिए। देवता तुल्य पुरुषों के पास में जब नेतृत्व होगा तब समाज में व्यवस्था अच्छी होगी, सुदृढ़ होगी, और उसकी पूरी परिकल्पना प्रौत में दी गई है। प्रौत को मान करके हम सभी को आगे चलना होगा, इसी में हम सभी का कल्याण है। और अन्यथा हम किसी भी कल्याण की बात
सोच भी नहीं सकते। तो मोटा मोटी तो आज की बातें तो यही समाप्त होती हैं। एक चीज और भी हम बता दें, हमारी जो दंड व्यवस्था है उसमें हम किसी भी मनुष्य को दंड देने से पहले तो हम 4 स्टेप में बोला गया कि हम 4 स्टेप हमको लेने पड़ेंगे। पहला है, किसी ने कोई अपराध किया है उसको मीठे शब्दों में, मधुर शब्दों में समझाया जाए। यदि वो मान जाता है तो ठीक है, फिर भी वो नहीं मानता तो उसके ऊपर कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, कठोरतम शब्दों का इस्तेमाल करके उसको समझाया जाए कि ये ऐसा उचित नहीं है। यदि मान गया तो ठीक है, यदि नहीं माना तो तब उसको उस अपराध में क्या उसको दंड मिलेगा उसका आभास दिलाया जाए कि भाई ये जो तुम्हारा अपराध है, तुम जिसको नहीं मानते, उसके लिए इस दंड की व्यवस्था की गई है, ये उसको बताना होगा, उसको समझाना होगा। यदि वहां तक वो मानता है तो ठीक है, यदि नहीं मानता है तो वो दंड की व्यवस्था करनी होगी। तो हमारे यहाँ जो दंड की व्यवस्था 4 स्टेजेस में की गई और हम ये मान करके चलते हैं, हर मनुष्य के अंदर देवता की भावना उपलब्ध है, उसके ऊपर पशुता का आवरण जरूर लगा हुआ है, लेकिन वो है देवता, ऐसा हम मान करके चलते हैं। तो ऐसा मानने से, समझाने से मनुष्य के अंदर वो जो देवता तुल्य भाव है वो उजागर हो जाएंगे। तो उसके ऊपर जो पशुता का आवरण लगा हुआ है वो धीरे धीरे हटाना हमारा दंड व्यवस्था का काम है। इसलिए क्रोध की व्यवस्था में कैपिटल पनिशमेंट की व्यवस्था नहीं की गई। हम किसी का हाथ पैर नहीं काटते, हम किसी का गला नहीं काटते, उसकी व्यवस्था नहीं। हर एक मनुष्य को उसके अपराध की प्रायश्चित करने का पूरा अवसर दिया जाता है और अवसर के साथ साथ उसको अपने जीवन में सुधार करने की पूरी प्रक्रिया, पूरा मौका उसको दिया जाता है। ये हमारे दंड की व्यवस्था में ये चीजें शामिल हैं। तो अभी कोई प्रश्न है तो हम लोग प्रश्न को ले सकते हैं। लोकेश जी सुन रहे हैं? जी। हाँ दादाजी सुन रहा हूँ। तो आज का जो सामाजिक व्यवस्था पर हमारा चर्चा थी यही हम हाँ समाप्त दादाजी। करते हैं। तो कोई प्रश्न है, किसी तरह की बातें हैं तो उसको हम लोग आगे ले सकते हैं। हाँ दादाजी, इसमें एक चीज है कि जैसे ये व्यवस्था तो पूरा बाबा ने सिस्टम दिया हुआ है। हम्म, हम्म, एकदम बहुत अच्छा है। हम्म, तो उसको उसमें एक चीज दादाजी ये लगता है कि अब हमारे पास इतना सुंदर सिस्टम है, हम्म, सब चीजें हैं हमारे पास। हम्म, तो उसको जैसे कि एक चीज और मेरे दिमाग में आया कि जो आध्यात्मिक लोग हैं हम्म, हम्म। तो उन्हीं के बीच में ये संभव है। लेकिन नहीं, लेकिन क्या है कि वो इस बात को अच्छी लोगों तरह को से मिनिमम समझेंगे। मिनिमम हाँ, अच्छी तरह से समझेंगे। हम्म, और मिनिमम रिक्वायरमेंट तो लेकिन हर आदमी चाहता है, हाँ, चाहे वो आध्यात्मिक है चाहे वो नहीं है। हर आदमी चाहता है कि मेरी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो। हम्म, तो ये तो सिस्टम हर आदमी चाहता है, लेकिन अगर आध्यात्मिक लोग के बीच में ये लागू नहीं होगी तो ये वो न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति लोग, आम आदमियों तक लोग होने नहीं देंगे। तो इसलिए या तो लोगों को आध्यात्मिक बना के उन्हीं के बीच में ये बात सिस्टम लागू किया जा सकता है, या आम जन में भी ये हम पहले मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी करें फिर उसके बाद ये अच्छी चीजें दें। क्या मतलब एक सामंजस्य कैसे है, कैसे किया जा नहीं, ये सकता तो है? पूरे, ये जब लागू होगा पूरे समाज के लिए होगा, केवल आध्यात्मिक लोगों के लिए नहीं होगा, ये सबके लिए होगा। एक्चुअली क्या हम्म। है, आध्यात्मिकता के साथ में जो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, जिसको हम धर्म हम्म। गुरु मान लेते हैं, या लोग की समझ भी बहुत अच्छी है
लेकिन वो लोग ज्यादातर रूढ़िवादिता के शिकार हैं, जो सामाजिक रूढ़िवादिता चली आ रही, क्योंकि उनको प्रॉपर दर्शन नहीं मिला, उचित दर्शन नहीं मिलने की वजह से उस चीज की कमी रह गई उनके अंदर। तो उसमें हो सकता है कुछ लोग इस बात को समझें, कुछ लोग बहुत घोर विरोध भी करेंगे, क्योंकि हमने कहा ना कि जो आज की सामाजिक व्यवस्था पर हम प्रहार जब करेंगे तो बहुत लोग तिल मिलाएंगे, लेकिन करना पड़ेगा। और लेकिन हम अभी बात चर्चा कर रहे थे कि ये जो सामाजिक व्यवस्था, इसीलिए हमने कहा सामाजिक व्यवस्था को जो मानवता की कसौटी पर जो खरा उतरेगा व्यवस्था में, उसको ही लेके आगे चलना होगा, और जो मानवता की कसौटी पर अच्छा नहीं चल रहा तो उसको वहां से हटाना होगा। तो हमारा बेस क्या हो गया? ह्यूमैनिटी हो गया, कार्डिनल वैल्यूज हो गया। जबकि जब सामाजिक व्यवस्था जो चल रही थी अभी तक, वो चल रही थी जो हमारे कस्टम्स हैं, जो रिवाज चले आ रहे हैं, या जो राजा या समाज में जो कभी नियम बन गए, या जो धर्म में कभी कुछ बात कही गई, धर्म में भी तो पाप पुण्य की बातें कह गई हैं, उसको ही हमने पाप और पुण्य मान करके चल रहे हैं, और उसकी वजह उसी के हिसाब से हम दंड व्यवस्था बना के चल रहे हैं। ठीक भी हो सकती है, नहीं भी ठीक हो सकती है। तो उन सारी चीजों को परखने की आवश्यकता है। हाँ, इसमें ये है जी, इसमें लोगों को एक वो ना, आपने बोला राम राज्य की कल्पना करते हैं लोग। हाँ। तो राम राज्य की कल्पना करते हैं, लेकिन उनको कहीं पे भी लोगों को एक उम्मीद रहती है कि इस तरीके से राम राज्य आएगा, इस तरीके से राम राज्य आएगा। लेकिन अब जैसे बाबा ने ये इतना अच्छा सिस्टम दिया है, मैंने कुछ लोगों का एक मंतव्य जहाँ तक जाना है, वो क्या है कि आपने बोला ना जैसे कि अलग अलग धार्मिक संगठन है, तो वो धार्मिक संगठन क्या है कि उसको ये नहीं पूरी तरीके से लोगों के बीच में पहुंचाने देते कि ये सब परमात्मा के माध्यम से ऋषियों से होता हुआ ही आया है। वो एक एक की मोनोपोली बना लेते हैं अपनी अपनी। तो उसमें उसी में क्या है कि अब ये जैसे कुछ लोग कहते हैं, अरे ये पहले के लोगों ने दे दिया तो अब प्राउत की जरूरत क्या है। लेकिन प्राउत में कितने सूक्ष्म तरीके से दिया है, कैसे वर्तमान में जो अव्यवस्था है वो आज तक नहीं हो पाई है। तो अगर आप लोग कर सकते हो तो प्राउत के साथ में आके करो तो और अच्छा होगा ना। एकदम। ये बात नहीं समझने की कोशिश करते लोग। नहीं, उसमें उन लोग का दोष भी ज्यादा नहीं है, दोष हम लोग का है कि हम लोग वहां तक पहुंच नहीं पाए हैं। अभी हम अपने घर में बैठ के बातें कर रहे हैं, हम तो समाज, इसीलिए तो हम जैसे वहां जाते हैं तो हम चाहते हैं ना 10-20 लोग के सामने बैठे, कुछ लोग कुछ बातें सुनेंगे। जैसे आपने अच्छा आगरा में प्रोग्राम किया, आर्य समाज के बीच में हमको लेके गए और वहां पर कुछ बातें की, कुछ लोगों को अच्छी लगी, कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी। तो हम ये बातें हम सबको पहले बता तो दें। अपने प्रभात रंजन सरकार जी तो यही तो बोलते थे, तुम केवल बता दो, इन बातों को दुनिया को बता दो, बस तुम्हारा काम और कुछ नहीं है, अपने आप से सब कुछ हो जाएगा। लेकिन वो बताने का काम तो हमको करना है। हम लोग यहाँ पर नेता और वो प्रधानमंत्री बनने के लिए थोड़ी बैठे हैं। हम केवल जो उनकी बातें हैं, उनके जो विचार हैं, उसको सही ढंग से समाज के अंदर रख पाए, उसी से सब कुछ हो जाएगा। ठीक है दादाजी, ये प्रचार, थोड़ा सा प्रचार का कार्यक्रम होना चाहिए। वही इम्पोर्टेंट है कि प्रचार का काम हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में लोग पहुंचे, और जिससे कि लोगों की जो भावना है हम लोग के लिए इस प्रभुत्व के सिद्धांत के प्रति अच्छी रहे। ठीक है दादाजी, धन्यवाद तो बहुत फिर बहुत। आज का यही समाप्त करते हैं हम लोग, और हाँ बाकी ठीक है, हम लोग। ठीक है दादाजी, अब ठीक है, कुछ नमस्कार। प्रश्न आपसे बाद में बात करता हूँ मैं। ठीक है, नमस्कार।